जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज के एपिसोड 1108 एपिसोड है और इसकी शुरुआत चौल से होती है, जहाँ पे भीमराव जी खड़े होकर के अपने विद्यार्थी का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उनसे पहले वो बात किए हुए थे कि आप लोग आइएगा ही आइएगा। लेकिन जो उनके विद्यार्थी लोग थे वो नहीं आना चाहते थे। वो कह रहे थे कि अब से मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करूँगा, मैं छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि पढ़ने तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब परीक्षा में बैठने की बात आ गई है, तो इसीलिए ये सब मुझसे नहीं होगा। तो वो लोग इसलिए मना कर देते हैं, लेकिन फिर भी भीमराव जी उन लोगों को समझा के आते हैं और उनको भरोसा था कि वो सभी लोग आएंगे ही पढ़ने। इसीलिए रात के समय भीमराव जी चौल के बाहर खड़े होकर उन सभी लोगों का इंतजार कर रहे थे। उसी समय वहाँ पे आते हैं साधना के पति अलख। अलख आने के बाद भीमराव जी से कहते हैं, हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर दो भीमराव। सबसे ज़्यादा मदद करने वाले इंसान आप हो मेरे लिए, और मैंने उस समय आपका साथ नहीं दिया, तो इसीलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। उस समय मुझे आपका साथ देना चाहिए था, लेकिन वो बात मुझे अब समझ में आई कि उस समय मुझे आपका साथ देना चाहिए था। तो ये सुनने के बाद भीमराव जी उनको समझाते हैं कि अलख, एक बात तुम हमेशा याद रखना, तुम परिस्थिति देख के और मजबूती देख के उनके पक्ष में जाके खड़ा नहीं हो जाना। तुम्हें चुनाव सिद्धांत के साथ करनी होगी। जिधर तुम्हें सही लगे, अपने मन से पूरा लगे कि हाँ ये चीज़ सही हो रहा है, उसी तरफ खड़ा होना। ये नहीं कि जिधर मजबूत पक्ष है या कमज़ोर पक्ष है, इसको देख के तुम कभी भी उसके पक्ष में खड़ा नहीं होना। वहाँ पे रमा भी आती है, तो रमा भी उनको यही बात सिखाती है कि आपको शायद पता नहीं होगा, और आप ये कहावत ज़रूर सुने होंगे कि पैरों तले ज़मीन खिसकना। अगर कभी भी आप सिद्धांत के साथ, सही के साथ खड़े रह सकते हैं, तो आपके पैरों तले ज़मीन तो खिसकेगी ही, लेकिन साथ में आपके साथ वो इंसान ज़रूर खड़े रहेंगे जो मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, वो आपको संभाल सकते हैं। तो वहाँ पे साधना भी आती है और रमा से कहती है कि ये बात हम लोग जीवन भर याद रखेंगे कि आज की रात हमें क्या सीख मिली थी। उसी समय वहाँ पे करुणा, जीजाबाई और जितने भी भीमराव जी के विरोधी थे वो सभी आ जाते हैं। आने के बाद वो सभी कहते हैं कि आज की रात हम लोग भी देखेंगे कि कैसे तुम्हारे विद्यार्थी लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं, क्योंकि वो लोग आने से रहा। और जहाँ तक मुझे पता है कि ये शोभा भी है, वो भी अब पढ़ना नहीं चाहती है, वो भी तुम्हारे साथ नहीं देने के लिए तैयार है। वहाँ पे बुआ सुबह काकी से कहती है और दीपक कि आई, आप इन सभी का मुंह बंद कर सकते हैं, आप उठाइए कलम और कॉपी और पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। बुआ भी उनसे कहती है कि हाँ सुबह, देखो भीम और रमा तुम्हारी तरफ कितने उम्मीद से देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि तुम ये काम कर सकती हो, तुम इनका साथ दो, उठाओ कलम और कॉपी और इनके पास आगे बढ़ो। ये कहने के बाद राम जी काका भी सुबह काकी से कहते हैं कि हाँ सुबह, भीम और रमा को तुम पे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, तुम ये काम कर सकती हो, इसीलिए उठाओ कलम और कॉपी और आगे बढ़ो। उनके साथ पूरन काका भी कहते हैं कि हाँ सुबह, तुम कलम कॉपी उठा लो और जितने लोग यहाँ पे विपक्ष में बात कर रहे हैं, भीम रमा को तना मार रहे हैं, उन सभी का तुम मुंह बंद कर सकती हो, इसीलिए कलम कॉपी उठा लो। वहाँ पे जितने भी भीमराव जी के समर्थक थे, सभी बारी बारी करके शोभा काकी को समझाते हैं कि आप पढ़ सकती है, परीक्षा पास कर सकती है, और इन सभी जो भीमराव जी के विरोधी है उन सभी का मुंह बंद कर सकती है। भीम और अम्मा वहीं पे खड़े होके पूरी उम्मीद के साथ शोभा काकी को देख रहे थे, लेकिन शोभा काकी सभी के बात सुनने के बाद भीम रमा के पास जाती है, तो उनको लग रहा था कि कहीं शोभा काकी ये कहेंगे कि मैं पढ़ना शुरू कर सकती हूँ और मैं परीक्षा में भाग ले सकती हूँ, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आगे बताएंगे कि शोभा काकी क्या करती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो भीमराव जी के विद्यार्थी लोग थे, सभी एक जगह पे बैठे हुए थे और सभी ये बात कर रहे थे कि अब हम पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, आगे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि भीमराव ने हम सभी से कहा पढ़ने के लिए, तो हम सब पढ़े, लेकिन अब इससे आगे हमसे नहीं होगा, नहीं पढ़ सकते हैं।
क्योंकि इतने कम दिनों में हम लोग परीक्षा में बैठ के पास नहीं कर सकते हैं और भला इतने कम समय में हम लोग क्या तैयारी करेंगे। उन लोगों को खुद पे मतलब कि भरोसा नहीं था कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। उसी में से एक आदमी कहते हैं कि हमारे लिए भीमराव, रमाबाई और शिशुपाल जी ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन हम लोग उनके लिए ये भी नहीं कर सकते हैं। तो दूसरे कहते हैं कि तुम परीक्षा में भाग ले सकते हो, पास हो सकते हो, तो जाओ भीम का साथ दो। तो वो आदमी कहने लगते हैं कि यही तो मुझे भरोसा नहीं है खुद पे कि मैं पास होऊँगा भी या नहीं होऊँगा। तो जिसके बाद सभी कहने लगते हैं कि यही चीज़ तो सबके साथ हो रही है। यहाँ रहेंगे तो हम और ये भीमराव जी तो पक्का हार ही जाएँगे, तो साथ दे नहीं रहे हैं और हम सभी को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा अगर भीमराव जी हार जाएँगे। इससे अच्छा है कि हम सभी लोग यहाँ से अलग-अलग रास्ते पे चले जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। ना ही यहाँ रहेंगे और ना ही भीमराव जी के हारने के बाद बुरा लगेगा और हम सबको भी बुरा लगेगा। उसी समय वहाँ पे मेघनाथ आते हैं सभी के लिए मिठाई का डब्बा लेकर के और सभी से कहते हैं कि तुम लोगों ने सही फैसला किया है यहाँ से जाने का। तुम्हारे सभी के लिए मैं ये मिठाई का डब्बा लेके आया हूँ, तो तुम सब ले लो और जहाँ जाना है जा सकते हो, साथ में मिठाई खाते जाना। वो सभी लोग उनका मिठाई नहीं ले रहे थे, तो मेघनाथ उनसे कहते हैं कि तुम लोग मिठाई क्यों नहीं ले रहे हो? मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ, तुम लोगों को नीचा दिखाने के लिए मैं ये मिठाई का डब्बा नहीं दे रहा हूँ। क्योंकि तुम लोगों ने सही फैसला किया है, इसीलिए मैं तुम सभी को मिठाई दे रहा हूँ, तुम ले लो और रास्ते में अपना खाते हुए जाना, तुम अगर जहाँ भी जाना चाहते हो। इतना कह के मेघनाथ वहाँ से चले जाते हैं। अब दोस्तों देखना ये है कि वो सारे आदमी मिठाई का डब्बा लेते भी हैं या नहीं। यही दूसरी तरफ शोभा काकी कुछ कहने के बजाय हाथ जोड़ लेती है भीमराव जी के सामने और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है। साथ में वो भीमराव जी और रमाबाई से माफ़ी माँगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ये अब पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ। अब मुझसे ये नहीं हो पाएगा पढ़-लिख करके उस परीक्षा में भाग ले या फिर पास करे, इसलिए भीमराव मुझे माफ़ कर दो। इतना सुनते ही जितने भी भीमराव जी के विरोधी थे वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं और सभी ताली बजाने लगते हैं। लेकिन भीमराव जी को बहुत बुरा लगता है। उसी समय वो शोभा काकी से मुँह फेर लेते हैं। जिसके बाद शोभा काकी बहुत ज़्यादा रो रही थी। उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि वो भीम का साथ नहीं दे रही है। इस बात का उनको दुःख भी था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो रमा उनसे कहती है कि शोभा काकी आप अपने आप को सँभालिए और हम लोग आपके विरोध नहीं चाहेंगे। अगर आप नहीं चाहती है कि उस परीक्षा में भाग लें, तो मैं आपको ज़बरदस्ती भी नहीं करूँगा क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं होगा तो हमको भी बुरा नहीं लगेगा। तो ये सुन के भीमराव जी कहते हैं कि क्यों नहीं लगेगा बुरा रमा? और वो शोभा काकी को भी डाँटते हैं कि आप इतने सालों से साथ रही, हमेशा साथ देने का वादा की, लेकिन अब जो साथ देने की बात आई तो आप पीछे हट गए। आप वही शोभा काकी है जो पूरे ज़िंदगी भर अकेले ही दीपक को पालने की क्षमता रखती है, सब कुछ करने की क्षमता रखती है, लेकिन आप 2-4 रोज़ पढ़ के उस परीक्षा में भाग नहीं ले सकती है। इतना सुनने के बाद वो फिर भी शोभा काकी को अपने आप पे भरोसा नहीं था कि वो पास होगी या फिर नहीं, इसीलिए वहाँ से भागते हुए अपने रूम में चली जाती है रोने। जिसके बाद भीमराव जी वहीं पे खड़े थे और वो पूरी रात इंतज़ार करने वाले थे। उनको उम्मीद था, विश्वास था कि कोई न कोई आएँगे ही पढ़ने। तो इसीलिए वो कहते हैं कि मैं पूरी रात यहीं पे खड़ा रहूँगा, मेरा जो काम है मैं वो करता रहूँगा। तो वहीं पे खड़ी जीजाबाई और करुणा ये सब भी कहने लगती है कि चलो ठीक है, आज हम सभी लोग यहाँ पे जग के इंतज़ार कर लेते हैं, देख ही लेते हैं कि कोई आता है पढ़ने या फिर नहीं। इसीलिए वो सभी चौड़ में बैठ जाते हैं, सभी इंतज़ार करने लगते हैं कि कोई आते हैं कि नहीं। जिसके बाद भीमराव जी एक जो बजाने वाला होता है उसको क्या कहा जाता है? वो झाल-उल वगैरह था, जिससे भजन गाया जाता है, वही लेके बजाने वाले आ जाते हैं और वहाँ पे बैठ के शिक्षा के ऊपर भजन गाने लगते हैं। तो उनका भजन सुनने के बाद उनके जो समर्थक लोग थे, राम जी काका, बुआ, साधना, रमाबाई, पूरन काका, ये सभी आके उनके सामने बैठ जाते हैं, भजन सुनने लगते हैं। जब भीमराव जी भजन गाने लगते हैं तो 5-6 मिनट तक ऐसे ही भजन चलते रहता है, जिसके बाद सभी
सुन रहे थे, बहुत आराम से बैठ के सुन रहे थे। लेकिन उसके बाद जब सुबह होती है तो कोई भी पूरी रात में कोई भी वहाँ पे पढ़ने नहीं आता है और सुबह भी हो जाती है। सुबह होने के बाद जीजाबाई भीमराव जी से कहने लगती है कि लो अब बस भी करो, अब रात से सुबह हो गई लेकिन कोई भी पढ़ने नहीं आया, चलो अपना अपना काम करते हैं और कोई आएगा भी नहीं पढ़ने। इतना सुनते ही भीमराव जी को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो वहाँ से खड़े होके चले जाते हैं। तो उनके पीछे रमा भी चली जाती है। उसी समय फिर बाला आते हैं और जो बजाने वाला होता है उसको उठा के कहते हैं कि बाबा क्या करूँ, इसको घर के अंदर रख दो या फिर अभी भी गाना बजाना करना है तो आप लोग कर सकते हैं। ये सुनने के बाद राम जी काका बाला को कस के थप्पड़ मारते हैं, जिसके बाद जितने भी लोग बैठे हुए थे सभी खड़े हो जाते हैं, सभी एकदम से हैरान हो जाते हैं। जिस राम जी काका बाला को ये बताते हैं कि जो तुम्हारे और हमारे बीच संबंध वाला रिश्ता था ना वो पूरी तरह से मर चुका है, बस हम दोनों के बीच एक आत्मा ही रह गई है और तुम आत्मा की बिल्कुल भी कदर नहीं करते हो। बाला को राम जी काका समझा रहे थे तो बाला का साथ देने के लिए जीजाबाई कूद पड़ती है। वो बोलना शुरू कर देती है कि वैसा ही रिश्ता मेरा और आपका भी है। और बाला को सुनाने से अच्छा है कि जाके अपने बेटे को देखिए, वो कहीं कोने में रो रहा होगा बैठ के। अगर रोना ही था तो हम सभी के सामने रो लेते, लेकिन नहीं, उसको अकेले में रोना था। तो आप जाके अपने बेटे और बहू को संभालिए, क्योंकि वह रोते रोते कहीं मर न जाए। जिसके बाद राम जी काका भी वहाँ पे खड़े होके सुन रहे थे। अब इससे आगे क्या होगा ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे किसी अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय भीम।